नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का संविधान से संबंधित आपका तीसरा क्लास है और इस सेशन में हम आप लोगों के लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सेट और जिसमें हर एक ऑप्शन पे अच्छे से चर्चा किया जाता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वह क्या था? भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वह भाषा के आधार पर किया गया था यानी कि भाषाई आधार पर। तो सही आंसर होता है ए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो अक्टूबर साल 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और आगे की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि साल 1960 में शुरुआती दौर में जो था कि साल 1960 में बम्बई को से बम्बई और गुजरात को दो अलग राज्य बनाया गया। बम्बई यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात को, ये भी भाषाई आधार पे था। और 1966 में साल 1966 में जो था वह पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब से अलग करके हिंदी मतलब पंजाब और हरियाणा, पंजाबी के आधार पंजाब और हरियाणवी के आधार पर हिंदी के आधार पर हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया। तो हालांकि जो पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत के आज़ादी के बाद सबसे पहले जो था कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया गया, तो भाषाई आधार पर किया गया और भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है जो कि साल 1953 में पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? बंधुता, संप्रभुतावाद या समाजवाद या संघवाद। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है वह संघवाद शब्द नहीं है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि संविधान को प्रस्तावना की कुंजी प्रस्तावना को जो होता है, प्रस्तावना कह लें या उद्देशिका कह लें, इन्हें संविधान की कुंजी कहा जाता है। साथ ही साथ संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग था, लेकिन एक मामला आया था साल 1960 में जो बेरूवाड़ी संघ था, बेरूवाड़ी संघ का मामला आया था और इसमें यह घोषित किया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। लेकिन पुनः साल 1973 में एक मामला आया केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वाला मामला है और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल एक बार संशोधन किया जा चुका है और वह है आपका 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और इसके तहत जो तीन शब्द जोड़े गए थे इनमें था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। अब यहाँ पे आगे की अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर न्याय की बात किया जाए तो इसमें कुल आपका तीन प्रकार के न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता का कुल आपका 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्याख्या किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता की बातें की गई है। ठीक है, समानता की कुल कितनी बातें की गई हैं? 2 प्रकार की। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यह 2 प्रकार की बातें की गई है। अब यहाँ पे होता है कि भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो भारत का जो संप्रभुता है किसमें निहित है? भारत की जनता में। अब यहाँ पे होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर साल 1946 को जो संविधान सभा की तृतीय बैठक थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी साल 1947 को इसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत की प्रस्तावना के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे होता है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो विचार की अगर बात किया जाए तो अमेरिका से लिया गया है। और अगर शब्दों की बात किया जाए, इसमें जो शब्द हैं शब्दों का कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शब्दों को लिया गया है। तो ये इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पुनर्वलोकन या एकीकृत न्यायपालिका। तो यहाँ पर जो होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, संघीय संविधान की जो होती हैं विशेषताएं, इनमें अगर हम बात करें तो प्रोफेसर डायसी हैं, प्रोफेसर डायसी, और इन्होंने बताया कि अगर किसी भी देश का संविधान संघात्मक तब हो सकता है उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पहला आपका होता है कि उस देश का संविधान क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया था कि वहां पर शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा। तीसरा उन्होंने बताया था कि वहां पर संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए। और चौथा वहाँ पे बताया था उन्होंने कि वहाँ पर संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च संस्था जो होनी चाहिए, वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अगर ये सारे लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो वहाँ का देश का संविधान जो है या जो संविधान है वह कैसा होगा, आपका संघात्मक होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो वहाँ का उस देश का संविधान संघीय नहीं होगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका ठीक है रहना चाहिए, न कि एकीकृत न्यायपालिका। और भारत में जो देखने को मिलता है कि एकीकृत न्यायपालिका है, तो सही आंसर होता है आपका डी, कि संविधान की विशेषता वास्तविक रूप से कौन सा संघात्मक नहीं है, तो एकीकृत अगर न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भारत में जो है पूर्ण रूप से संघीय संविधान नहीं है। तो अब यहाँ पे आता है आपका कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना मतलब कि किसके अनुसार, तो यहाँ पे प्रोफेसर डायसी ने बताया था कि अगर ये चार लक्षण दिखते हैं तो वहाँ पर का संविधान क्या होगा, संघीय होगा। तो इसीलिए भारतीय संविधान को ये कहा गया है कि भारतीय संविधान भावात्मक रूप से क्या है, संघीय है। सॉरी, रचना की दृष्टि से कैसी है, संघीय है। ठीक है, भारत का संविधान जो है वह रचना की दृष्टि से कैसा है, रचनात्मक दृष्टि से कैसा है, संघीय है। लेकिन भावात्मक रूप से कैसा है, तो भावात्मक रूप से जो है एकात्मक है। तो ये विशेषता हमें देखने को भारत में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना ठीक है किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो यहाँ पे होता है कि भारत में संघीय न्यायपालिका की जो स्थापना या न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत साल 1937 में इसको क्रियान्वित किया गया। इसको लागू कब किया गया? साल 1937 में। और भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। साथ ही साथ इसकी कुछ अन्य विशेषताएं, भारत शासन अधिनियम 1935 की कुछ अन्य विशेषताएं, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था, ठीक है, प्रांतों में जो द्वैध शासन था 1919 के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था उसको समाप्त करके इसको कहाँ पे लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। तो अब द्वैध शासन कहाँ पे चला गया? केंद्र में। भारतीय संविधान का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि 1909 की क्या विशेषता थी, तो इसी अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो राज करो की नीति कैसे अपनाई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को 1909 वाले अधिनियम के तहत ही इन्होंने लागू किया था। और 1919 की विशेषता क्या थी? तो इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। ठीक है, और जैसा कि 1935 में प्रांतों को द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि क्या मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है, इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में दिया गया है, 51 क में दिया गया है, और यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा है, तो नहीं, क्योंकि इसे 42वां संविधान संशोधन 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड 1976 के तहत जोड़ा गया था। और कौन सी समिति थी? तो सरदार
समिति के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए, शुरुआती दौर में जो आपके मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, वो कितने थे? तो शुरुआती दौर में जो मौलिक कर्तव्य थे इनकी संख्या कुल कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या कुल कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो कितने थे? 10 थे, और वर्तमान समय में इनकी संख्या क्या हो गई है? 11 हो गई है। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 हुआ था, उसके तहत 6 से 14 उस उम्र के बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जोड़कर 11वां मौलिक कर्तव्य आपका हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका कि कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग संबंधित है विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से या राज्य पुनर्गठन से? तो यहाँ पर फजल अली आयोग की बात किया जाए तो इनका संबंध जो है राज्य के पुनर्गठन से है। तो सही आंसर होता है डी। अब इनके बारे में बात करते हैं कि दिसंबर साल 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया और फजल अली आयोग में 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू और एक व्यक्ति थे के एम पडिक्कर। इस तरह से फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3, जिनके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सितंबर 1955 में। और इसने ये चीज कहा था कि इस आयोग ने केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की नहीं करने की सिफारिश की थी, कि केवल भाषा और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। आगे की अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि आप जब पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में तो उस समय ए, बी, सी और डी क्रम के राज्य थे। तो इन्होंने कहा था कि इनको समाप्त करके भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाना चाहिए। हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत जो था, तत्कालीन समय में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन्होंने कितने की अनुशंसा की थी? तो ए, बी, सी, डी क्रम के जो राज्य थे इनको समाप्त करके भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों में बंटवारा होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत भारत में कुल कितने राज्य थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो उसका अनुच्छेद है 1 से 4। उसका अनुच्छेद जो है 1 से 4 है और इसमें जो है कहा गया है भारत के बारे में, ठीक है, कि भारत के बारे में कहा गया है। तो भाग 1 जो है 1 से 4 है और इसमें भारत तथा उनके राज्य तथा संघीय प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग जो 2 है, ठीक है, भाग 2 जो है इसका अनुच्छेद जो है 5 से 11 है और इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भाग जो 3 है इसमें फंडामेंटल राइट्स है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? तो आपका इसके आर्टिकल्स की संख्या जो है वह 12 से 35 तक है, ठीक है, 12 से 35 तक है। और अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 भी आता है आपका फंडामेंटल राइट्स के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। और इसी आर्टिकल को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो था वो कहा था कि यह भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। तो सही आंसर होता है बी। अब थोड़ा सा नागरिकता के बारे में अगर चर्चा कर लें तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है और 21 देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला आपका है कि भारत के नागरिकता संबंधी जो भी कानून होते हैं, ठीक है, वह जो होते हैं कि यह भारत में नागरिकता देना या लेना, ठीक है, यह सारे के सारे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है कि भारत का नागरिकता किसकी छीनी जाए, किसकी समाप्त किया जाए। हालांकि नागरिकता संबंधी जो कानून होता है वह संसद बनाता है, लेकिन यहाँ पर होता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1777 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर्ड एक्ट 1813 या चार्टर्ड एक्ट 1833?
तो यहाँ पर अगर आपसे बात किया जाए तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार संबंध को छोड़कर बाकी सारे व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और 1833 के तहत सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1777 नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जिसके तहत भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना साल 1774 में कोलकाता में किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सी। अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए कि पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के तहत पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर साल 1600 को किए गए थे। और इस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी वह एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थी। और उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था, और उस समय भारत में मुगल वंश का जो शासन था उस समय राजा कौन था, तो अकबर था। मुगल वंश का राजा कौन था, अकबर था। तो ये आपका इसके संबंधित डिटेल होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो भारत में अगर महान्यायवादी की अगर बात किया जाए तो भारत में महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। तो महान्यायवादी जो होता है इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया। और जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल। और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो यहाँ पर जो होता है, अब यहाँ पे महान्यायवादी से संबंधित अगर कुछ चीज़ें पूछें तो भारत में जो होता है कि महान्यायवादी जो होता है इसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है। साथ ही साथ महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी अब यह क्या होता है कि आर्टिकल 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो ये होता है महान्यायवादी। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत इसे यह शक्ति दिया गया है कि संसद की कार्रवाई में भाग ले। इसकी व्याख्या आर्टिकल 76 में की गई। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्य, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। और इसकी व्याख्या जो की गई है आर्टिकल 165 में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो अब यहाँ पे है कि लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो आप सभी ने पता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समान रूप से कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति निम्नलिखित 5 दशाओं में जो होता है 5 वर्ष से पहले अपने पद को त्याग कर सकता है। पहला है कि उपराष्ट्रपति को, यहाँ पे पहला आपका है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा, कि अगर उसकी कोई निजी समस्या है तो उस निजी समस्या के द्वारा। दूसरा आपका है कि महाभियोग द्वारा हटाने पर, ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाने पर। तो महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 61 में है। और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 56 में भी कही गई है। तो अनुच्छेद 56 के तहत अगर किसी प्रकार की अनुचित होती है तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और तीसरा जो है आपका कि यहाँ पर है कि आपका तीसरा, जैसा मैंने बताया कि महाभियोग के जरिए। अब यहाँ पे होता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के जरिए, ठीक है, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति 5 वर्षों के कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः निर्वाचित हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 57 के तहत यहाँ पर यह चीज कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधित कोई आता नहीं है कि वह कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, जब तक उसका मन चाहे उतनी बार वह निर्वाचित हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, वह 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे। तो अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति का किसका है, राजेंद्र प्रसाद जी का है, जिन्होंने 2 कार्यकाल अपना पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, आर.सी. लोहाटी, के.एन. सिंह, के.जी. बालाकृष्णन या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका डी, कि उपरोक्त में से सभी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं कि आर.सी. लोहाटी का जो कार्यकाल था वह साल 2004 से साल 2005 तक रहा।
के एन सिंह की अगर बात करें तो यह मुख्य न्यायाधीश 1991 में बने थे, 1991 में। और अभी तक के न्यायाधीशों का सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? के एन सिंह का है। और जस्टिस के एन सिंह जो है भारत के जो होते हैं कि इनका कार्यकाल जो होता कि 25 नवंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है, 25 नवंबर 1991 से स्टार्ट होता है और 12 दिसंबर 1991 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो अभी तक के न्यायाधीशों में सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? तो के एन सिंह का है। आगे की अगर बात किया जाए कि यहाँ पर जो है केजी बालकृष्णन, तो केजी बालकृष्णन की बात करें तो यह भारत के प्रथम जो थे वह दलित न्यायाधीश थे, ठीक है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हीरालाल कानिया थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केजी मतलब कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो केजी बालकृष्णन थे। केजी बालकृष्णन प्रथम भारत के दलित न्यायाधीश थे। और वर्तमान समय में भारत के 50वें सीजेआई कौन है? तो 50वें सीजेआई जो है डी वाई चंद्रचूड़ है, डी वाई चंद्रचूड़ है। और इनका कार्यकाल जो है 9 नवंबर 2022 से लेकर अगले साल नवंबर मतलब कि 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और 91वें न्यायाधीश कौन है? तो 91वें न्यायाधीश की अभी हाल ही में चर्चा चल रही है। तो जैसे ही डी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूरा होगा तो चर्चे में संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, ठीक है। तो ये हो सकता है कि भारत के 91वें न्यायाधीश हों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति या मुख्यमंत्री के प्रति? तो यहाँ पे होता है कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है सामान्य रूप से, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि अब 5 वर्ष से पहले भी इसे विघटित कर सकता है। विधानसभा के 17वासान का आदेश जो होता है राज्यसभा के द्वारा दिया जाता है, सॉरी राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगर विधानसभा का 17वासान करना हो तो 17वासान का आदेश कौन देता है? राज्यपाल देता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल देता है। अब यहाँ पे होता है कि राज्यों में चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और साथ ही साथ राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर राज्य का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और संघ के एक मंत्री, अगर यही चीजें संघ में अगर पूछा जाए कि संघ का एक मंत्री जो होता है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और सामूहिक रूप से अगर यही पूछ दिया जाए कि सामूहिक रूप से विधानसभा किसके प्रति जो होता है, कि सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से मैंने आपको बताया तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होता है वह किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो राज्य में विधानसभा और केंद्र में जो होता है लोकसभा। तो इस माइनर से अंतर को आप स्पष्ट करिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री है वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल, और केंद्र में राष्ट्रपति। लेकिन सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राज्य में विधानसभा के प्रति और सामूहिक रूप से केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का अध्यक्ष? तो जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है इसका आर्टिकल जो है 52 से 151 तक है और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है जिसमें कुल आपके 100 अनुच्छेद हैं। और इसमें जो आपका आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जिक्र किया गया है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अटॉर्नी एजीआई को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति जिसको नियुक्त करता है वही उसको हटा सकता है। तो यहाँ पर जो होता है कि राष्ट्रपति ही इसको क्या करेगा? हटाएगा। तो महान्यायवादी को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने बताया कि एजीआई के बारे में कहा गया है कि आर्टिकल 88 के तहत ये चीज कहा गया है कि सदन का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से, ठीक है, राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल का व्याख्या किस में है? तो आर्टिकल 165 में किया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल करता है। और सेम वही कंडीशन होता है कि सदन का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और राज्यपाल इसको नियुक्त करता है तो हटाएगा भी कौन? एडवोकेट जनरल को राज्यपाल। और केंद्र में राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति इसको हटाएगा। तो सही आंसर होता है यहां पर ए। अगला क्वेश्चन है
झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 26वें क्रम का, 27वें क्रम का, 28वें क्रम का या 29वें क्रम का? तो बात करते हैं कि झारखंड पहले बिहार का अंग हुआ करता था और 15 नवंबर साल 2000 को इसे बिहार राज्य से अलग करके भारत का 28वां राज्य बनाया गया। भारत का 28वां राज्य बनाया गया और झारखंड की राजधानी क्या नियुक्त किया गया? तो झारखंड की जो राजधानी है वह रांची नियुक्त किया गया। बात करते हैं आगे की, तो भारत का जो 29वां राज्य बना वह कौन सा बना था? तो भारत का 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। तो यह कब बना था? तो 2 जून साल 2014 को। और उसके बाद 31 अक्टूबर साल 2019 को, 31 अक्टूबर साल 2019 को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हटाकर इसको दो राज्यों में, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर यूटी और एक लद्दाख, ठीक है, तो दो केंद्र शासित राज्यों में इसको अलग कर दिया गया। और अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो साथ ही साथ साल 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर कुल मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। तो अब वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि पूछा गया है आपसे कि झारखंड किस क्रम का भारत का राज्य बना था? तो झारखंड जो है 28वें क्रम का भारत का राज्य बना था। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि संसद, और संसद में लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो हम यहाँ पे बिहार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो आप कितना कहेंगे? 56, क्योंकि संसद में 40 आपका लोकसभा से और 16 राज्यसभा से। आगे की अगर बात किया जाए तो जो आपका होता है बिहार में विधान सभा की अगर बात की जाए, विधानसभा की, तो विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। और विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद के कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वह बिहार राज्य के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए कि बिहार राज्य 40 लोकसभा, 16 राज्यसभा, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार राज्य में लोकसभा की सीटें कुल कितनी है? तो सही आंसर होता है डी कि कुल 40 सीटें हैं। तो दोस्तों यह आपका पॉलिटिक्स संबंधित जीके जीएस का तीसरा क्लास रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आया होगा। इसमें हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।